नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज चल रही है और इस सीरीज की लगभग हमने 15 या 16 क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं और इसी सीरीज में अब हम एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं मालूम किए गए, फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, इसको एक ही वीडियो में सम अप कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में पर्यावरण, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसके पश्चात इनसे अलग कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन सबको हम देखेंगे और इसी वीडियो में इस टॉपिक को सम अप कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी उत्तर प्रदेश में पर्यावरण। तो सबसे पहले देखें कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत उत्तर प्रदेश में, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? औद्योगिक इकाई और ऑटोमोबाइल। सबसे बहुत सारे मतलब वायु प्रदूषण के हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, नोएडा, गाजियाबाद साइड, लखनऊ में जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन से भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो वायु प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों से और ऑटोमोबाइल, जो हमारे वाहन हैं उनसे हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, वायु प्रदूषक दो तरीके के होते हैं। वायु प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी वायु प्रदूषक, एक हमारा आंतरिक वायु प्रदूषक। कौन कौन सा हो गया? एक हमारा बाहरी वायु प्रदूषक, एक हो गया हमारा आंतरिक वायु प्रदूषक। तो बाहरी वायु प्रदूषक में क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर, जो हमारा पेट्रोल, डीजल, इसके जलने पर, ठीक है, या नेचुरल गैस है इसके जलने पर, या कोयले के जलने पर, ठीक है, वो जीवाश्म ईंधन होता है, इसके जलने पर वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी बाहरी प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है उसमें जो हमारे प्रदूषक होते हैं वो भी बाह्य या बाहरी प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। तो जो बाहरी प्रदूषक है जीवाश्म ईंधन से पैदा होते हैं, इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल से। बाहरी प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? जैसे नॉक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया, ये हमारे कौन से हो गए? बाहरी वायु प्रदूषक हो गए। आंतरिक वायु प्रदूषक में रसोई गैस से निकलने वाले जो हमारे प्रदूषक हो गए, एस्बेस्टास, सीसा, तंबाकू के धुएं, ये हमारे क्या हो गए? आंतरिक प्रदूषक हो गए। अब हम ये देखते हैं हमारा है एक, देखो ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अंडरलाइन की है और इसको मैं थोड़ा सा राइट, एक टर्मिनोलॉजी है श्वसन निलंबन कण पदार्थ, RSPM, जो मैंने लाल रंग के बॉक्स में बंद करी है। ये क्या है हमारी? श्वसन निलंबन कण पदार्थ, RSPM। श्वसन निलंबन कण पदार्थ, RSPM, ठीक है। शहरों की हवा में RSPM का मतलब श्वसन निलंबन कण पदार्थ का उच्चतर स्तर, ठीक है, उच्चतर स्तर। तो उच्चतर स्तर किस किस शहर में है हमारा? एक लखनऊ में हो गया, कानपुर में हो गया, आगरा में हो गया, गाजियाबाद में हो गया। तो हमारा श्वसन निलंबन, ठीक है, श्वसन निलंबन कण पदार्थ RS, ठीक है, PM का जो उच्चतर स्तर है वो लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है और गाजियाबाद में है। इसके पश्चात हम बात करते हैं AQI की। AQI जैसे कि हम जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का AQI उस क्षेत्र की हवा की शुद्धता का प्रतीक होता है कि अगर AQI ज्यादा है तो बताएगा इसका मतलब है हमारी हवा की शुद्धता कम है, ठीक है। AQI कम है तो इसका मतलब हवा की शुद्धता ज्यादा है। तो इस तरीके से AQI हमारा क्या हो गया? एयर क्वालिटी इंडेक्स। किसी क्षेत्र में वायु कितनी प्रदूषित है बताता है हमारा AQI। तो AQI को IIT, ठीक है, कानपुर के द्वारा, ठीक है, AQI को भारत सरकार का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लस IIT कानपुर के परस्पर सहयोग से बनाया था। AQI को IIT कानपुर के परामर्श से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाया गया था। 2014 में इसको बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत।
किस अभियान के तहत बनाया गया था 2014 में? स्वच्छ भारत अभियान के तहत AQI को बनाया गया था। कई एक बार क्वेश्चन मालूम किया है हमारा कि AQI के जो हमारे पैरामीटर होते हैं तो किन किन पैरामीटर्स को नापते हैं, तो 8 प्रदूषक हैं, 8 प्रदूषक हैं जिनमें हमारा AQI मापा जाता। कई एक बार ये पीटी में, मेंस में कूट के रूप में मालूम किया है, तो देख लीजिए कौन कौन से 8 प्रदूषक हैं जो AQI में मापे जाते हैं। PM10 है, PM2.5 है, जमीनी सतह पर ओजोन मतलब O3 है, NH3 मतलब अमोनिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ध्यान रखना इसमें कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मापा जाता AQI में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO नापा जाता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं नापा जाता AQI में। एक बार फिर देखिए AQI में जो 8 प्रदूषक मापे जाते हैं, PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, O3 हो गया ओजोन जमीनी सतह पर, NH3 अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 SO2 हो गया हमारा, लेड हो गया हमारा PB, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं नापा जाता। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में PM सुरक्षा से उत्तर प्रदेश में जो PM सुरक्षा सीमा से 5 गुना अधिक जो हमारी जो PM होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं, उनकी जो मानक है कि इतने ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे शहर हैं जिनका PM जो है, पार्टिकुलेट मैटर जो है, वो निर्धारित सीमा से भी 5 गुना ज्यादा है कुछ शहरों में। अब वो कौन कौन से शहर हैं उनको देख लेते हैं। आगरा में PM की मात्रा निर्धारित सीमा से 5 गुना ज्यादा है, प्रयागराज में निर्धारित सीमा से 5 गुना ज्यादा, लखनऊ में 5 गुना ज्यादा, कानपुर में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, ठीक है, मेरठ में। तो इन शहरों में जो निर्धारित हमारी PM की सीमा है उससे 5 गुना ज्यादा PM है। कहां पर? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ। इसके पश्चात लखनऊ में NOx नॉक्स बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं। तो लखनऊ में नॉक्स की मात्रा सबसे अधिक है। जो हमारा नॉक्स है, ये नॉक्स की मात्रा कहां पर अधिक है? सबसे ज्यादा हमारी लखनऊ में है। अब आपने जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, प्लस WHO के द्वारा 2018 में एक सर्वे किया गया था टीबी के रोगियों से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में जो पूरे हिंदुस्तान में टीबी के मरीज हैं, उनका 20% उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में जो संपूर्ण भारत में टीबी के मरीज हैं, उन टीबी के मरीजों का 20% उत्तर प्रदेश में है। ये 2018 का आंकड़ा है। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ये सर्वे किया था, ठीक है। तो जब टीबी क्यों होगा? जाहिर सी बात है, जब वायु शुद्ध नहीं होने की, प्रदूषण वायु ज्यादा होगा, ठीक है, जीवन शैली अच्छी नहीं होने की, इसलिए टीबी रोग होगा। उचित खाने पीने का मतलब संतुलित आहार नहीं मिलने का। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण भारत के 20% टीबी के मरीज उत्तर प्रदेश में हैं। कानपुर में, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM स्तर उच्च है। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं इनको। कानपुर में SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM का उच्च स्तर है, सबसे उच्च स्तर है SPM का कानपुर में। तो इस तरीके से ये हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण से संबंधित। मैं इनको रफ कर रहा हूं क्योंकि कुछ और फैक्ट हैं जो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। आइए अब इसी टॉपिक में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, गंगा नदी बेहद प्रदूषित है। अब देखो इसमें ही गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर है?
सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर है? गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित हमारी कहां पर है? कानपुर में। कानपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी। यहां पर गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। और यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर है? सर्वाधिक प्रदूषित आगरा में होती है, ठीक है, आगरा में है। उसके पश्चात यमुना नदी के प्रदूषण में जो योगदान है, सर्वाधिक योगदान जो है यमुना नदी के प्रदूषण में, यमुना नदी के प्रदूषण में, प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान किस किस का है हमारा? एक हमारा दिल्ली, DELHI, दूसरा आगरा, ठीक है, वृंदावन, ठीक है, इनका, या मथुरा, ठीक है, इनका योगदान है सर्वाधिक, यमुना को प्रदूषित करने में इनका सर्वाधिक योगदान है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं लखनऊ और जौनपुर के बीच गोमती सबसे ज्यादा प्रदूषित है। लखनऊ और जौनपुर, जौनपुर के बीच गोमती नदी, गोमती नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। भाई लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, लखनऊ से होकर गोमती निकलती है, ठीक है, तो इसलिए हमारी सर्वाधिक प्रदूषित है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर है? लखनऊ और जौनपुर के बीच। ओके, मैं इसको अब थोड़ा रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारा एक हमारा उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 आया। उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020। अब ये अधिनियम क्या कह रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत, ठीक है, घरेलू व किसानों के जो समरसेबल, जो हमारे बोरिंग होते हैं, समरसेबल बोरिंग, उन बोरिंगों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। घरेलू और किसानों के बोरिंग, बोरिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है, घरेलू। और इसमें क्या है, इसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट प्लस सरकारी, प्राइवेट प्लस सरकारी, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, इन सभी में जो हमारा वर्षा के जल की संचय की व्यवस्था अनिवार्य है। वर्षा जल, वर्षा जल संचय की व्यवस्था अनिवार्य है। मतलब जो हमारा वर्षा का जल होता है, जब बारिश होती है बरसात में, कोई भी कॉलेज हो
स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट कैटेगरी का हो या सरकारी कैटेगरी का हो, उसमें जो वर्षा का जल है उस वर्षा के जल को मतलब भूमि के नीचे ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा स्कूलों को कि उस जल का संचय करके हमें भूमि के नीचे भेजना है। उनको बोलते हैं मतलब एक संपिट टाइप गड्ढा करके उस गड्ढे के साथ जो है उसको नीचे भूमि के जल में भेजना अनिवार्य है। कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना होगा स्कूलों को और कॉलेजों को, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान या कोई फैक्ट्री है ना बोरिंग के माध्यम से बोरिंग के माध्यम से बोरिंग के माध्यम से यदि प्रदूषित जल को बोरिंग के माध्यम से यदि प्रदूषित जल को भूमि के नीचे, ठीक है, भेजा जाता है तो दंड एवं सजा का प्रावधान है। तो दंड एवं सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है। ये हो गया हमारा। बोरिंग के माध्यम से यदि प्रदूषित जल को भूमि के नीचे भेजा जाता है, कोई फैक्ट्री है मान लो उसमें गंदा पानी है, उसने चोरी छुप के बोरिंग करवा लिया, उस बोरिंग के नीचे अपने सारे गंदे पानी को चोहल में भेज देता है, भूमि के नीचे भेज देता है सॉरी, तो उस ऐसा कृत्य करने पर दंड और सजा का प्रावधान होगा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 के कुछ प्रावधान है। ठीक है। इसके पश्चात अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय की स्थापना, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय की स्थापना 1976 में हुई। ठीक है, 1976 में हुई। पर्यावरण निदेशालय की स्थापना 1976 में हुई। मेरठ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में है। और मेरठ जो पर्यावरण उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है? मेरठ में और वाराणसी में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? मेरठ में और वाराणसी में। ठीक है। 1975 में यूपी जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण, ठीक है, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण, ठीक है, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन, ठीक है, का गठन 1975 में हुआ था। देखो दो चीजें अलग हैं। ठीक है, दो चीजें अलग हैं। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय की स्थापना 1976 में, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन 1975 में हुआ था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में है। जो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कहां पर हुआ था? कहां पर है हम? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय, सॉरी, बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है हमारा? लखनऊ में है। कहां पर है हमारा? लखनऊ में है। प्लस इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय
कार्यालय है। ठीक है, इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। इसके पश्चात कुछ थोड़े से 2-4 फैक्ट और रह गए हमारे। गंगा कार्य योजना, गंगा कार्य योजना। ठीक है, हम बात करते हैं गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू हुई थी। कब हुई थी हमारी? 1985 में प्रारंभ। ठीक है, और ये 100% केंद्र सरकार की योजना थी। 100% केंद्र सरकार, 100% कितने किसकी थी? केंद्र सरकार की योजना थी। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इस योजना के तहत हमारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, इसके केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री मतलब पीएम होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं इसके? भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, इसका प्रथम चरण में गंगा कार्य योजना 1985 में इसका जो फर्स्ट चरण था, फर्स्ट चरण में प्रयागराज, PRAYAGRA, प्रयागराज, फरुखाबाद, FARRUKHABAD, प्रयागराज, फरुखाबाद, फतेहगढ़, फतेहगढ़। ठीक है, और ये आपका कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी, VARANASI, वाराणसी। ठीक है, मिर्जापुर, मिर्जापुर। तो इन जगहों पर पहले चरण में गंगा नदी, इन शहरों में पहले चरण में गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, विभिन्न प्रकार के सैंपलिंग इकट्ठा कर कर उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया गया। प्रथम चरण के तहत गंगा नदी के उन शहरों में जहां से बहुत गंदे गंदे सीवेज, गंदे गंदे नाले गंगा नदी में गिरते हैं, बड़े बड़े शहरों में, उनको चिन्हित करके वहां पर प्रथम चरण को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके पश्चात इसके दूसरे चरण का इम्प्लीमेंट, इसके सेकंड चरण, सेकंड चरण में हमारा क्या हुआ? जो गंगा की सहायक नदियां थी, गंगा की सहायक नदी अगर गंदा पानी लेकर आएंगी तो गंगा में भी वही गंदा पानी आ जाएगा। अब गंगा की सहायक नदियों पर शुद्धिकरण का काम किया गया। गंगा की सहायक नदियों नदियों पर, ठीक है, कार्य किया गया। कार्य मतलब एफ्लुएंट, सॉरी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सैंपलिंग कलेक्ट करने की व्यवस्था, ठीक है, और मॉनिटरिंग गंगा की सहायक नदियों को, और प्लस इसमें ये वाला भी जोड़ दिया, पहला चरण। तो इस तरीके से ही गंगा एक्शन प्लान 1985 में, ठीक है, 100% केंद्र सरकार की योजना, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2 चरण हुए, पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण में प्रयागराज, फरुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर में, मतलब जो शहरों में गंदे गंदे नाले आते थे वहां पर हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, सैंपलिंग कलेक्ट करने की व्यवस्था बनाई गई, एक तंत्र निर्माण किया बजट एलोकेशन करके। फिर सेकंड चरण में गंगा की सहायक नदियों पर सेम टू सेम ऊपर जैसा कार्य किया गया। ये हमारा गंगा एक्शन प्लान या गंगा कार्य योजना, ठीक है, 1985 हो गई। मैं इसको रफ कर रहा हूं अब, ओके। फिर इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, एक दो, बस थोड़ी सी समाप्त होने वाला है ये टॉपिक, यमुना कार्य योजना। यमुना
कार्य योजना। तो यमुना कार्य योजना के तहत हमारा क्या है, सहार कुछ जैसे जो यमुना जिन जिन शहरों से निकलती है और उन शहरों का मल मूत्र, ठीक है, सीवेज उस नदी में नालों के थ्रू गिरता है, उन शहरों को चिन्हित करके वहां पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, सैंपलिंग कलेक्ट करने की व्यवस्था, डाटा कलेक्ट किया गया, बजट एलोकेट किया गया यमुना कार्य योजना के तहत। तो कौन कौन से शहर इसमें सम्मिलित किए गए थे, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर हो गया हमारा, ठीक है, हमारा गाजियाबाद हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया हमारा, ठीक है, नोएडा के बाद हमारा आगरा, मथुरा, वृंदावन, आगरा प्लस मथुरा प्लस वृंदावन। तो ये इन शहरों को इसके मतलब इस प्लान के तहत इन शहरों को सम्मिलित किया गया। कुछ नहीं, एसटीपी बनाया गया, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, सैंपलिंग की व्यवस्था, ठीक है, उचित फंड का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बस यही है यमुना कार्य योजना। फिर इसके बाद जो है हमारा गोमती कार्य योजना। क्या है हमारा, गोमती कार्य योजना। तो गोमती कार्य योजना में क्या किया गया, सेम टू सेम यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सैंपलिंग कलेक्ट करके डाटा इकट्ठा करना, बजट जो एलोकेट हुआ है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गोमती में क्या किया गया हमारा, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में यही कार्य किए गए। लखनऊ, सुल्तानपुर प्लस जौनपुर। तो क्या किया गया इनमें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए प्रयोगशालाएं थोड़ी थोड़ी बनाई गई, उसके बाद जिम्मेदारी दी गई सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को। बस इस तरीके से हमारी गोमती के संरक्षण के लिए। अब इसके बाद हम इसको रफ कर रहे हैं, जैसे हमारा जो गंगा कार्य योजना के तहत केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बना था, उसी तरीके से हमारा यूपी यूपी गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ। यूपी गंगा, जिस तरीके से हमारा भारत सरकार का केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, उसी तरीके से हमारे यूपी गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया 2009 में। जिस तरीके से केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके जो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं हमारे, वो उत्तर प्रदेश के उत्तर उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कौन होते हैं, सीएम मतलब मुख्यमंत्री महोदय इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका काम क्या है, जो जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का कार्य होता है, गंगा का संरक्षण करना, गंगा की मॉनिटरिंग करना, और जो फंड एलोकेट हो रहा है इस फंड का सही से प्रयोग हो रहा है या नहीं, जिम्मेदारी सौंपना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वही उसी जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाना था उसी कार्य योजना को लागू करवाने में एक सहायक प्राधिकरण की भूमिका निभाना, प्लस अपने पास से भी कुछ ऐसे कदम उठाना जो गंगा के संरक्षण के लिए जरूरी है। तो इस तरीके से ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के तर्ज पर यूपी गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 2009 में बनाया गया था। ठीक है, इसके पश्चात मोटा मोटा ये सारे हमारे फैक्ट जो हैं, जो परीक्षा में आने योग्य लगे, वो हमने देखे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से संबंधित, हम उन पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी, ठीक है, कौन सी निम्नलिखित उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण, कौन सी नदी यूपी में, कौन सी नदी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण
पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। जैविक आपदा घोषित हो गई है, ठीक है, घोषित हो गई है, ठीक है। कौन सी जैविक आपदा घोषित, कौन सी नदी? तो ये है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी, ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस प्री 2018 में मालूम किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। जैविक आपदा घोषित कौन सी नदी हुई है? गोमती नदी, 2018 यूपी पीसीएस में मालूम किया प्री में। इसके पश्चात जो है हम भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति, ये तो क्वेश्चन सिंपल है हमारा। जो राष्ट्रीय वन नीति है, उस वन नीति के तहत उत्तर प्रदेश या राष्ट्र का कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित होने चाहिए? 1/3, मतलब 33% होना चाहिए। ये तो सबको पता ही है, नॉर्मल बात है, आया हुआ है ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में, बहुत इजी है, अब नहीं मालूम करने का, किसी वनडे एग्जाम में मालूम कर सकता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहां पर मिलती है? तो गंगा में सर्वाधिक बीओडी, ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक पैरामीटर होता है जो जल की शुद्धता को बताता है। तो सर्वाधिक बीओडी कहां पर मिलता? कानपुर से प्रयागराज। अगर हमारा जल प्रदूषित अधिक हो जाता तो बीओडी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। और बीओडी जो बढ़ जाती है तो वो दूषित जल, अधिक बीओडी अधिक दूषित जल का संकेतक होता है। तो अधिक बीओडी कहां मिलती है? कानपुर से प्रयागराज के मध्य, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज के मध्य मिलती है सर्वाधिक बीओडी गंगा में। क्यों? कानपुर में टैनरिंग है, बहुत सारा चमड़ा उद्योग है, औद्योगिक नगरी है कानपुर के इर्द गिर्द, वो सारा गंदा पानी कहाँ जाता है? गंगा में ही तो जाता है। जब वो गंगा में सारा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला, कानपुर खुद एक बहुत बड़ा शहर है, मलमूत्र और कानपुर का शहर का सीवेज, घरेलू अपशिष्ट, बहुत सारी गंदगी जाती है, तो उस वजह से कानपुर में बहुत बीओडी बढ़ जाती है। फिर प्रयागराज भी बहुत बड़ा शहर है, यही समस्या प्रयागराज की है, नैनी वैनी के आसपास की औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी इसमें डलता है। तो कानपुर से प्रयागराज के मध्य गंगा नदी में सर्वाधिक बीओडी, ठीक है, मिलता है। ये भी पीसीएस 2008 में मालूम किया गया है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो ये हमारे अभी क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रदूषण से संबंधित। इसके पश्चात हम देखते हैं गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया नवंबर NOVEMBER 2008 में दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मालूम किया हुआ है। वनडे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन टकरा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके पश्चात जो है राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन, अभी हमने बताया था 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? हमने अभी बताया था। तो ये कब हुआ हमारा? नवंबर 2009 में हुआ, NOVEM नवंबर 2009 में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा मालूम किया गया है। इसके पश्चात जो हमारा भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र कहां पर खोला गया? पटना में खोला गया है, ये ध्यान रखना। ये यूपीआरओ 2017 में मालूम किया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है? सिंगरौली। भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र मतलब चिन्हित है, उनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा एक क्षेत्र है? वो सिंगरौली। सिंगरौली सोनभद्र जिले के दक्षिणतम क्षेत्र में है। सिंगरौली में बहुत
मतलब कोल माइनिंग का काम होता, बहुत सारे पावर प्लांट भी हैं। इस वजह से कोल माइनिंग और बहुत सारे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी वजह से सिंगरौली को उत्तर प्रदेश के मतलब पूरे भारत में जो 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र है उनमें से एक सिंगरौली भी है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में। इसके पश्चात भारतीय साग भाजी संस्थान, ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का, ये वाराणसी में है। कई एक बार ये यूपी पीसीएस मेंस 2014 जब मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, तो भारतीय साग भाजी संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। तो इस तरीके से इस टॉपिक में से जितने भी हमने प्रश्न देखे प्रीवियस ईयर के वो सब हमने कंप्लीट कर लिए। टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समाप्त किया और मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी वीडियो में ये टॉपिक लगभग लगभग हमने कंप्लीट रूप से समाप्त कर लिया और ये टॉपिक हमारा समाप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।